प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे काव्य लक्षण और आज इस विषय पे हम बात करेंगे आधुनिक हिंदी के काव्य शास्त्रियों के द्वारा दी गई काव्य लक्षण की परिभाषाएं या काव्य लक्षण कौन कौन से बताए हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यदि कविता में कोई चमत्कार नहीं है, विलक्षणता नहीं है, तो उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी अगर इस बात को देखा जाए तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी दो चीज़ें बताते हैं महत्वपूर्ण कविता में, यानी काव्य के दो लक्षण बताते हैं, एक तो चमत्कार और एक विलक्षणता। वह कहते हैं कि अगर काव्य में चमत्कार नहीं है, विलक्षणता नहीं है, तो आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, और आनंद की प्राप्ति नहीं है तो वो काव्य नहीं है। स्पष्ट है ये कोई काव्य का लक्षण नहीं है, अपितु केवल दो विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है, चमत्कार और विलक्षणता तथा आनंद। ये केवल दो विशेषताएं हैं, इससे ज़्यादा और कुछ है ही नहीं। परंतु द्विवेदी जी का ये काव्य लक्षण सर्वथा निर्दोष भी नहीं कहा जा सकता। अब ये भी नहीं कह सकते इसको बिल्कुल नकार दिया जाए, किसी काम का ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। यदि अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या करें तो देखिए आप, यदि केवल चमत्कारोत्पादक रचनाओं को ही काव्य मान लिया जाए तो काव्य की सीमा में वे कृतियाँ आ जाएंगी जो वस्तुतः काव्य नहीं है। बहुत सारी ऐसी जादू टोने की कृतियाँ या रचनाएँ हैं जो चमत्कार तो पैदा करती हैं, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से उनका कोई महत्व नहीं है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो बात कह रहे हैं कि चमत्कार अगर नहीं है तो वह काव्य नहीं है, ये बात दोषपूर्ण है। चमत्कार वाली रचनाओं को काव्य नहीं माना जा सकता। ऐसी बहुत सारी रचनाएं होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य शुक्ल ने एक बहुत शानदार बात कही है। वो कहते हैं जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। कविता की लक्षण देते हुए आचार्य शुक्ल एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, लोग कहते हैं कि आत्मा अगर स्व और पर, अपने और पराये से के भेद से मुक्त हो जाए तो वह ज्ञान दशा की स्थिति है, अर्थात कहते हैं वह आदमी ज्ञानी हो गया। उसी प्रकार हृदय में मेरे और तेरे का भाव लुप्त हो जाए तो वह स्थिति कहलाती है रस दशा। और इस रस दशा की प्राप्ति के लिए, हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए, इसी रस दशा की प्राप्ति के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। अर्थात कविता वह है, अगर आचार्य शुक्ल के शब्दों को थोड़ा सा बदल के कहें तो कहते हैं कि कविता वह है जो मनुष्य के हृदय को, या कविता वह है जिसके शब्द या कवि की वाणी मनुष्य के हृदय को मुक्ति की ओर ले जाए, उसको समस्त वासनाओं से मुक्त कर दे। महाकवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प और विज्ञान से नहीं है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण से नहीं है, विकल्प से नहीं है और विज्ञान से नहीं है। ना विश्लेषण किया जा सकता वहाँ, ना वैज्ञानिक तर्क विकल्प दिया जा सकते, और ना ही उसका कोई विकल्प हो सकता। किसी भी कविता का कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। अर्थात किसी विशेष स्थिति में मानव का मन जो निश्चयात्मक बोध प्राप्त करता है, किसी विशेष स्थिति में, प्रसाद कहते हैं किसी विशेष स्थिति में मानव का मन जो निश्चयात्मकता बोध प्राप्त करता है उसे काव्य कहते हैं। प्रसाद जी का ये काव्य लक्षण एक तो अत्यंत व्याख्यापेक्ष है, यानी इसकी व्याख्या बहुत जरूरी है। दूसरे आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति न केवल काव्य ही है, अभी तो संगीत, चित्र आदि अन्य कलाएं भी हैं, उनसे भी तो आत्मा जो है वो मुक्त होती है। यह लक्षण अतिव्याप्ति दोष से दूषित है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार वाणी के माध्यम से सौंदर्य की अभिव्यक्ति का नाम काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि वाणी के माध्यम से अगर सौंदर्य की अभिव्यक्ति की जाती है वह कविता कहलाती है। अर्थात सर्ज शब्दार्थ का नाम काव्य है, जो रस युक्त शब्द और अर्थ हैं वह काव्य है।
डॉक्टर सत्यदेव चौधरी ने अपने ग्रंथ भारतीय काव्य शास्त्र में पंडित जगन्नाथ के ही काव्य लक्षण को परिष्कृत करते हुए काव्य की परिभाषा इस प्रकार दी है। सत्यदेव चौधरी जो है वो काव्य की परिभाषा क्या देते हैं? रमणीयता प्रतिपादको शब्दार्थो काव्यम, अर्थात रमणीयता का प्रतिपादक शब्द और अर्थ का समन्वित रूप काव्य कहलाता है। रमणीयता का प्रतिपादक शब्द और अर्थ का समन्वित रूप, यानी सौंदर्य का प्रतिपादन या उत्पादन करने वाला हो, वह शब्द और अर्थ, अर्थात वह शब्द और उससे निकले हुए अर्थ का समन्वित रूप जो है वो काव्य कहलाएगा। पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों ने भी इस विषय में पर्याप्त विचार किया है, थोड़ी बहुत चर्चा उनकी भी हमें करनी चाहिए। अरस्तु काव्य कला को वाणी के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण मानते हैं। अरस्तु ने अनुकरण सिद्धांत दिया था। वो कहते हैं कि काव्य जो है वो वाणी के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है, यानी प्रकृति जो कह रही है, प्रकृति की भाषा मनुष्य को समझ में नहीं आती, लेकिन प्रकृति जो कह रही है वह संदेश कवि अपनी वाणी के माध्यम से देता है और वह कविता है। डॉक्टर जॉनसन के अनुसार कविता वह कला है जो कल्पना की सहायता से विवेचन द्वारा सत्य और आनंद का संयोजन करती है। कल्पना की सहायता से विवेचन किया जाता है, उसमें कल्पना से विवेचन किया जाता है और उस विवेचन से सत्य का पता लगता है और आनंद की अनुभूति होती है। कार्लाइल संगीतपूर्ण विचार को कविता कहते हैं। कार्लाइल कहते हैं कि संगीतपूर्ण विचार, लय और तुक में कोई विचार जो होता है वह कविता है। प्रसिद्ध कवि वर्ड्सवर्थ का कहना है कि कविता शांति के क्षणों में स्मरण किए गए प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है। शांति के क्षणों में, बहुत जोरदार परिभाषा दे रहे हैं। वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि कविता जब मनुष्य, मानव मन या किसी कवि का मन शांत होता है, उस समय स्मरण किए गए प्रबल मनोवेग, जब उसको कुछ याद आती हैं प्रबल मनोवेग विगत जीवन के, संसार के या समाज के, और उनका प्रकटीकरण सहज रूप से, प्रकटीकरण बना के नहीं, सहज रूप से जो प्रकटीकरण है वो कहलाता है कविता। एडगर एलन पो लय के माध्यम से सौंदर्य की सृष्टि को कविता मानते हैं। वो कहते हैं कि लय के माध्यम से सौंदर्य की जो सृष्टि है, निर्माण किया जाता है लय के द्वारा। शैले कल्पना की अभिव्यक्ति को काव्य मानते हैं। शैले बड़े प्रसिद्ध कवि हैं रोमांटिसिज्म के। वो कहते हैं कि कल्पना की अभिव्यक्ति काव्य है। कल्पना को जब साकार रूप, शब्द रूप दिया जाता है, किसी व्यक्ति की कल्पना को जब शब्दों में प्रयोग दिया जाता है वह कविता है। इस विषय में मैथ्यू आर्नल्ड का मत है, काव्य सत्य और काव्य सौंदर्य के उपबंधों के अधीन जीवन की आलोचना का नाम काव्य है। वो कहते हैं कि जीवन की आलोचना का नाम काव्य है जब जीवन का गुणावगुण या गुण और दोष के आधार पर विवेचन किया जाता है और उसके बारे में कुछ कहा जाता है, तो मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं कि वही कविता है। इन पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों की काव्य परिभाषाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि इन्होंने दो प्रकार की शब्दावली प्रयुक्त की है। कविता के बारे में वो दो प्रकार की शब्दावली प्रयुक्त करते हैं। कौन कौन सी? एक तो देह परख अर्थात बाह्य, कविता का बाह्य जो स्वरूप है उसकी परिभाषा करते हैं, जैसे एक्सप्रेशन, मटेरियल, कंपोजिशन, स्पीच, लैंग्वेज, वर्ड इन ऑर्डर। इन सब को एक शब्द मतलब शब्द में कहा जाए तो वह है भाषा। एक तो ये भाषा की बात करते हैं, कविता एक विशेष प्रकार की भाषा है। दूसरी शब्दावली जो है इनकी वो आंतरिक, कविता का जो काव्य का आंतरिक लक्षण है उसकी ओर संकेत करती है, जैसे ब्यूटी, पावरफुल, फीलिंग्स, इमेज, नेटिव, पैशन। ये सारे के सारे शब्दों को और एक जगह बांधा जाए तो वह है सौंदर्य। यानी हम कह सकते हैं कि पाश्चात्य काव्य शास्त्री जो हैं वो कहते हैं कि शब्द यानी भाषा और भाषा से निकला हुआ सौंदर्य यही कविता है, जिसके द्वारा चित्तवृत्तियों का संयोजन होता है। इस प्रकार पाश्चात्य काव्य लक्षणों को समग्रतः देखते हुए निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति को काव्य कहते हैं। कि भाषा के माध्यम से अगर किसी चीज़ की अभिव्यक्ति होती है, भाषा के माध्यम से अगर कुछ कहा जाता है, चित्त की अभिव्यक्ति होती है, मनुष्य के भावों का उद्वेलन होता है, भावाभिव्यक्ति होती है, मनुष्य के भावों का प्रस्फुटन होता है या कल्पना की व्यक्ति होती है, वह काव्य है। इस प्रकार हमने भारतीय संस्कृत आचार्यों से लेकर के आधुनिक आचार्यों तक
और पाश्चात्य जगत के काव्य शास्त्रियों के द्वारा काव्य लक्षणों के बारे में पढ़ा, जाना और समझा। धन्यवाद। शेष अगली कक्षा में।